हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम जो है राष्ट्रीय परिदृश्य देख रहे हैं और आज ये हमारी तीसरी क्लास है। आपने अगर पहले और दूसरी क्लासेस नहीं देखी है तो उसको ज़रूर से देख लीजिए, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सबसे कल देख लिया था, कल के वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। बेसर संहिता के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, आयुष्मान भवा अभियान के बारे में हमने चर्चा की थी, और भी इम्पॉर्टेंट एक दो चीज़ें कि एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब कुछ लास्ट में बहुत छोटे टॉपिक्स बच रहे हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। छोटे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है ना, छोटा है लेकिन क्या है, पटाखा वाली चीज़ है। तो देख लेते हैं इसको। चलिए, कौन सा टॉपिक है आज हमें डिस्कस करना है? ये सबसे पहला टॉपिक जो आज का हमारा है वो है भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र बना है। ठीक है, वायुसेना विरासत केंद्र है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक तो भारतीय वायुसेना के लिए, दूसरा क्या है, विरासत केंद्र है। विरासत कहने का मतलब है कि एक म्यूजियम संग्रहालय जैसा है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को क्या है स्टोर करके रखा जाएगा, प्रदर्शनी के रूप में रखा जाएगा, जिससे कि भविष्य में कोई आए वहाँ पे विजिट करे तो उनको पता चले। ये कहाँ की पहल है? तो पहले ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये खोला कहाँ जा रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये वायुसेना का विरासत केंद्र कहाँ खोला जा रहा है। तो ये खोला जा रहा है चंडीगढ़ में। ठीक, तो आपको स्टेट याद रखना है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में ये खोला जा रहा है भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। उसके साथ इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस किस की पहल है। तो ये इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना और चंडीगढ़ के बीच में इसके लिए एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, समझौता ज्ञापन। ये साइन हुआ है और एक विरासत केंद्र खोलने की बात की गई है। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये पहले बता दिया, चंडीगढ़ में बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट ये रहा कि IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के साथ चंडीगढ़ की भागीदारी है। इसमें किया क्या जाएगा कि जो भी लड़ाकू क्षमताएं हैं, है ना, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए जो भी भूमिका जो है वो इंडियन एयरफोर्स निभाता है, उसको यहाँ इस विरासत केंद्र में रखा जाएगा। ठीक है, उपलब्धियों को दिखाने के लिए भारतीय वायुसेना की। बहुत छोटा सा टॉपिक था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट रहा, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा, मणिपुर हिंसा। टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो दो ट्राइबल ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ट्राइब से आपके लिए क्वेश्चन आता है, उसमें भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और UPPCS में ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हो गए, जो साउथ के स्टेट्स हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मणिपुर हिंसा के बारे में। सबसे पहले मणिपुर की स्थिति देखते हैं। तो जियोलॉजिकल जो भौगोलिक स्थिति उसकी क्या है मणिपुर की, कि ये नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। मैंने कल एक मैप बना के आपको बताया था कि यहाँ पर आपका है क्या, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश के बाद है नागालैंड, देन आपका आता है ये मणिपुर और आपका आता है ये मिजोरम। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इसको समझ जाइएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये मणिपुर है, इसकी स्थिति क्या है देखिए, उत्तरी सीमा ये नागालैंड से साझा कर रहा है, दक्षिण में ये मिजोरम से सीमा साझा कर रहा है और यहाँ पर ये असम से जो है वो सीमा साझा करता है। तो इसको इम्पॉर्टेंट है ये, और ये इस टाइप के प्रश्न बनते ही हैं आपके एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में, तो ध्यान में रखेंगे। तो मणिपुर जो है नागालैंड, असम और मिजोरम से सीमा साझा करता है। यहाँ पर टोटल 16 जिले हैं, जिसमें से क्या है, कुछ पहाड़ी जिले हैं और कुछ घाटी जिले हैं। ठीक है, 90% एरिया जो है वो पहाड़ी जिलों में आता है, लेकिन केवल और केवल जो है वो वहाँ पर 5 ही जिले हैं। 5 जिले 90% एरिया कवर करके रखे हुए हैं। मणिपुर का पहाड़ी एरिया है ये, और बाकी जो 10% हिस्सा है वो घाटी क्षेत्र का है। ठीक है, अब सारा विवाद कहाँ पे हो रहा था, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मणिपुर में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। तो मणिपुर में 3 ट्राइब्स मिलती हैं मोस्टली, एक तो है मैतेई, दूसरा है नगा और तीसरा है कुकी चिन। ठीक है, तो ये 3 ट्राइब्स मणिपुर में मिलते हैं। अब ट्राइब्स का भी मिलान करने के लिए आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है कि कहाँ की कौन सी जनजाति है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। अभी मैतेई, नगा और कुकी चिन जो है ये आपके कहाँ पे मिलते हैं, मिजोरम में मिलते हैं। सारा कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए था, मैतेई और कुकी के बीच में। ठीक है, आगे देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या था। तो मणिपुर हाई कोर्ट ने जो मैतेई समुदाय है उसको बोल दिया था कि आप, मणिपुर हाई कोर्ट ने वहाँ की जो सरकार है वहाँ उसको ये डायरेक्ट किया था, ये बोला कि आप मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने के लिए विचार कीजिए। अभी तक क्या है, मैतेई जो समुदाय है उसको OBC का दर्जा मिला हुआ है। OBC और SC का दर्जा तो मिला हुआ है, लेकिन ST का दर्जा देने की बात पूरी ये की थी मणिपुर की हाई कोर्ट ने। ठीक है,
तो मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिलने के अपोज में या अगेंस्ट में जो है कुकी संप्रदाय जो है वो उग्र हो गया और ये पूरा मामला आपका आया सामने। ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि मैतेई को फर्स्ट टाइम अगर ट्राइबल दर्जा मिल जाएगा तो ऐसा इतिहास में कोई पहली बार होगा, बिल्कुल भी नहीं। 1949 में मैतेई को एसटी का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि 1950 में अनुसूचित जातियां आदेश आया, ठीक है, संविधान में एक आदेश आया, संविधान आदेश 1950 का आया, और वो 1950 में क्या है, मैतेई से 1950 में एसटी का दर्जा छीन लिया गया, ठीक है। एसटी का दर्जा छीन करके क्या कर दिया गया, उसको एससी और ओबीसी में बदल दिया गया। तो अब हाई कोर्ट ने बोला है कि आप वापस से मैतेई को है एसटी का दर्जा देने के लिए विचार कीजिए, और इसी पर सारा विवाद हुआ। मणिपुर में बहुत हिंसा हुई, आगजनी हुई, बहुत सारी मतलब क्रुएलिटी की सारी हदें पार की गई थी उस हिंसा में, तो आप सभी परिचित होंगे इससे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग बनाया गया। 2 आयोग बने हैं, केंद्र सरकार ने बनाए हैं। दोनों आयोग में जो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि नाम, उनके सदस्यों के नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। कई बारी विकल्प में दे दिया जाता है कि इनमें से कौन इस आयोग में शामिल थे, कौन नहीं थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए जो आयोग बनी थी, 4 जून को इसका केंद्र सरकार ने गठन किया था। इसमें जो उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, अजय लांबा जी इसके अध्यक्ष थे। अजय लांबा कौन है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, ठीक है। तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं अजय लांबा, वो मणिपुर हिंसा आयोग के जो है अध्यक्ष थे। अन्य 2 सदस्य कौन थे, 3 सदस्य ये पूरा आयोग था। उसमें पहले तो हो गए आपके अजय लांबा जी, ठीक है। अजय लांबा के बाद में ये अध्यक्ष हैं, उसके बाद 2 अन्य सदस्य आपके कौन रहे, ये रहे आईएएस अधिकारी हिमांशु शेख और आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, अजय, हिमांशु और तीसरे कौन है आपके, आलोक, ठीक। एक आपके जज रह चुके हैं, ये आपके जो है वो जज रह चुके हैं, आईएएस हिमांशु और आईपीएस आलोक। इन 3 सदस्यों की ये पूरी आयोग बनाई गई थी, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। और पूरा क्या है कि मैतेई को एसटी का दर्जा देने के लिए जो तर्क जो हो रहे हैं, तर्क क्या है, विरोध में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें यही दिया जा रहा है कि ये जो समुदाय है ऑलरेडी शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध है, तो इनको और एसटी का दर्जा क्यों देना है। जो लोग एसटी के फिलहाल दर्जा दिए हुए हैं उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो पाए हुए लोग हैं, एसटी दर्जा पाए हुए लोग हैं, उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैतेई जो है अपने आप में पहले से ही संपन्न है, तो सारा विवाद इसके ऊपर है, ठीक है। ये आपका पहला आयोग हुआ। एक और आयोग की स्थापना हुई थी, कौन सी, ये आयोग नहीं, ये समिति थी, ठीक है। मणिपुर में अभी तो हमने अजय लांबा जी की अध्यक्षता में आयोग देखा हिंसा के लिए, अब देख रहे हैं कि मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए एक शांति समिति का गठन किया गया था। तो शांति समिति के गठन इसको भी केंद्र सरकार ने ही किया था, और इसके जो अध्यक्षता किसने की थी, तो अनुसुईया उइके जो राज्यपाल हैं मणिपुर की, अनुसुईया उइके जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और इसमें अन्य सदस्य कौन थे, तो देखिए जो सीएम एन बीरेन्द्र सिंह जी हैं मणिपुर के, वो हैं, और फिर राज्य के कुछ अन्य मंत्री, सांसद, विधायक, इन सारों से मिला करके एक मणिपुर में शांति समिति बनाई गई। तो आयोग अलग है मणिपुर हिंसा से रिलेटेड और समिति अलग है, तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। समिति में अनुसुईया उइके जी अध्यक्षता कर रही हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि एक मणिपुर शांति समझौता हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर शांति समझौता किसके किसके बीच हुआ है, तो मणिपुर सरकार ने समझौता किया है किसके साथ, यूएनएलएफ के साथ। यूएनएलएफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट। ये क्या है, एक उग्रवादी हथियारबंद संगठन है, ठीक है। हथियारों के साथ ये उग्रवादी संगठन है। तो अभी मणिपुर सरकार ने इनके साथ समझौता किया है, और ये जो संगठन है वो हथियार को छोड़ करके, उग्रता को छोड़ करके अपनी मुख्य धारा में आ गए हैं शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए। तो ध्यान में रखेंगे इसको भी, मणिपुर में एक शांति समझौता। अब चलते हैं अगले टॉपिक के। अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण। इस तरीके के सर्वे होते हैं, इंडाइसेस आते हैं, सूचकांक जो भी होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण, इसमें क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन कहने का मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो विनिर्माण है, जो उत्पादों का जो उत्पादन होता है, निर्माण होता है, उसमें क्या इनोवेशन किया गया, इस पे ये पूरा डिपेंड करता है। ये पूरा सर्वे इसी पर आधारित है कि पिछले
10 सालों में। अभी हम देखेंगे कि इस तरीके का पहला सर्वेक्षण 2011 में किया गया था और 2011 के बाद से अब ये दूसरा सर्वेक्षण है। तो इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है इन 10-11 सालों में नवोन्मेष में, विनिर्माण के क्षेत्र में, उससे रिलेटेड ये पूरा सर्वे है। इसको किया किसने है? तो देखिए यहाँ पर भारत सरकार, एक तो भारत सरकार और दूसरी है यूनिडो। यूनिडो क्या है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो और भारत सरकार ने मिलकर के ये पूरा सर्वेक्षण जारी किया है। ये दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। इसमें क्या है, 27 अप्रैल को इसको जारी किया गया था, ठीक है। और इसमें 2 लेवल हैं, क्या है? एक तो फॉर्म स्तरीय सर्वेक्षण है कि फॉर्म के लेवल पे क्या सर्वे है, क्या प्रोग्रेस है, और दूसरा नवाचार की क्षेत्रीय प्रणाली क्या है, ठीक है, सेक्टोरियल सिस्टम ऑफ इनोवेशन। तो नवाचार में क्या इनोवेशन हुआ है और दूसरा फॉर्म के लेवल पे क्या इनोवेशन हुआ है, इसको ध्यान में रख करके ये भारत विनिर्माण नवोन्मेष सूचकांक को लाया गया। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि किसने टॉप किया, किसने फर्स्ट पोजीशन पाई। तो बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु क्रमशः फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो मोस्टली जो साउथ के स्टेट्स हैं वो बहुत ही वेल डेवलप्ड हैं और इनोवेशन वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी हम केरला के बारे में पढ़ेंगे, अभी लास्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें केरला के बारे में हम देखेंगे कि डिजिटल जो मामला है ना, उसमें केरला ने कहीं पे भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा है। हर मामले में डिजिटली केरला बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, बहुत अच्छी वो नई इनोवेशन अपने करते रहता है, तो उसको भी देखेंगे। फिलहाल हमें देखते हैं कि जो विनिर्माण रैंकिंग है उसमें क्या है, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे है। यूपी का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी जो है वो 8th पोजीशन पे है विनिर्माण के मामले में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि यूपी जो है वो विनिर्माण में, यानी कि क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, इनोवेशन करने की श्रेणी में 8वें पोजीशन पे है यूपी, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो उत्तराखंड ने टॉप किया है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न अगर स्टेट में देखा जाए तो असम को छोड़ करके नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स जो है वो अंतिम स्थान पर ही रहे हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि जो कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और यूपी का क्या रैंक थी? 8th पोजीशन थी, किसमें? विनिर्माण नवाचार में, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं कि भारत में जल निकायों की प्रथम गणना की गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कितने जल निकाय हैं भारत में, उसकी गणना। अब सभी को पता होना चाहिए कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जा रहा है। भविष्य में बोला भी गया है कि 2050 तक भारत जो है वो गंभीर जल संकट से जूझने वाला है। और अभी भी हमारी आदत ऐसी है कि हम बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज करते हैं, जो केमिकल्स का बहुत ज़्यादा नदियों में छोड़ रहे हैं। मतलब हमें अपने फ्यूचर की सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट बोला जाता है ना, संधारणीय विकास, क्या होता है कि जिसमें आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, साथ के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी उन चीज़ों को आप सही सलामत छोड़ रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीज़ वाटर के मामले में अभी दिखाई नहीं देती है हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी भी लापरवाह हैं इस चीज़ को लेकर के। तो भारत में अभी क्या हो रहा है कि इन क्षेत्रों में काम बढ़ रहा है, जागरूकता बढ़ रही है कि भाई भविष्य में संकट होगा, उसको अभी से रोका जाए। तो जल निकायों की प्रथम गणना की गई है, जिससे पता चल सके कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, उसमें क्या प्रोग्रेस करनी है, कितनी कमी करनी है, उसको यूज़ करने में किस तरीके से उसको संरक्षित करना है। तो इसको ध्यान में रख करके भारत में जल निकायों की प्रथम गणना आई है। प्रथम गणना आई है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत जो है विश्व की आबादी का 18% है हमारे यहाँ। विश्व की टोटल आबादी का 18% केवल भारत में रहता है। अभी तो हमने चाइना को भी बीट कर दिया पॉपुलेशन के मामले में। और जल संसाधन की बात करें तो विश्व का केवल 4% ही हमारे पास जल संसाधन है। तो केवल 4% हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड के लेवल पे देखा जाए तो। सोचिए 18% आबादी है हमारी, ये पॉपुलेशन कितना है? 18% पॉपुलेशन है। और वाटर के मामले में देखा जाए तो केवल 4% ही अवेलेबल रिसोर्सेज है हमारे पास। तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर संकट हमें ही होने वाला है इन फ्यूचर। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा सर्वेक्षण किया गया। इसमें क्या किया जाएगा कि प्राकृतिक और मानवीय रूप से बने हुए जितने भी तालाब हैं, झील है, नदी नाले हैं, इन सब की गणना की जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जल निकायों के मामले में जो सर्वेक्षण लाया गया उसमें टॉप 5 राज्य कौन है, कहाँ पर स्थिति बेहतर है, कहाँ पर वर्स्ट कंडीशन है। तो शहरी क्षेत्रों के मामले में देखा जाए तो सबसे अच्छी कंडीशन वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल शहरी और ग्रामीण दोनों ही मामले में अच्छे पोजीशन पे है, मतलब यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम शहरी क्षेत्रों को। तो शहरी क्षेत्र में वेस्ट बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। तमिलनाडु
वेस्ट बंगाल के बाद में सेकंड पोजीशन पे तमिलनाडु है, उसके बाद में केरला है, उसके बाद में यूपी है और त्रिपुरा है। यूपी देखिए यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में वाटर रिसोर्स के मामले में, जल निकाय के मामले में फोर्थ पोजीशन पे है, तो ध्यान में रखेंगे। शहरी क्षेत्रों की बात की जाए अगर, तो यूपी कहाँ पर है, फोर्थ पोजीशन पे है। यूपी के लिए हमें ये जानना जरूरी है, यूपी के रिस्पेक्ट में, यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो फोर्थ पोजीशन है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी वेस्ट बंगाल टॉप पर है, फर्स्ट पोजीशन जो है वो किसकी है, वेस्ट बंगाल की है, और यहाँ पर यूपी सेकंड पे है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर रिसोर्सेज की बात की जाए तो यूपी कहाँ पर आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। और अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो यूपी फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में वेस्ट बंगाल, यूपी के बाद में आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम है। तो कम से कम 3-4 आप याद रखेंगे शुरू के कि कौन कहाँ पर बेहतर कंडीशन है। इस सर्वेक्षण में एक और बात बताई गई है कि जल निकायों में जो 78% है वो मानव निर्मित है और केवल 22% ही ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से जल निकाय हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये आपको स्वैप करके दे सकता है, कभी बोल दे कि 78% प्राकृतिक हैं और 22% मानव निर्मित है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंसानों को होती है, तो भाई इंसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या करेगा, उन संसाधनों को जुटाएगा। तो 78% जो है वो मानवीय रूप से निर्मित जल संसाधन ही या जल निकाय है, और जो 22% है वो का है प्राकृतिक है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अगला देखते हैं। देखिए मैं भी कह रही थी ना कि केरल नित नए नवाचार के लिए जाना जाता है, और इस साल तो इन्होंने लरी लगा दी है बिल्कुल। पहला देख लेते हैं कि जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बना है केरला। तो केरला ऐसा है जिसने भविष्य में आने वाली समस्या को पहले से भांप लिया है और वो उस दिशा में अब अपना कदम बढ़ा चुका है। मिसाल भी बनेगा अन्य राज्यों के लिए। तो केरला जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। जल बजट में क्या होगा कि जितने भी जल कुंड हैं, जलाभृत है, यानी कि जो एक्वीफायर है और बेसिन वगैरह है, इनकी इन्होंने गणना की है, बजट तैयार किया है कि क्या इसमें संभावनाएं हो सकती हैं। अब यहाँ से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था कि जल बजट तैयार किसने किया है, तो केरला ने तैयार किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, क्या है, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ है 2023 का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1977 के बाद ये दूसरी बार आयोजित हुआ है। तो लगभग 40-45 सालों के बाद में दूसरी बार ऐसा है कि ये जो जल सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तो अभी जो उसकी मेजबानी की है वो की है ताजिकिस्तान और नीदरलैंड ने। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि 22 मार्च से 24 मार्च के बीच में ये हुआ है। अब 22 मार्च से 24 के बीच में क्यों हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि जो 22 मार्च होता है उस दिन क्या होता है, जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जल दिवस मनाया जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा जल सम्मेलन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किस दिन मनाया जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको ये जल दिवस मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये जल सम्मेलन आयोजित किया गया था। मैंने पहले ही बता दिया 1977 के बाद में ये दूसरी बार आयोजित हुआ है। इसमें सहभागी कौन कौन से देश हैं जिनने मेजबानी की है, तो ताजिकिस्तान ने और नीदरलैंड ने इसकी मेजबानी की है। 1977 में ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, अर्जेंटीना में आयोजित हुआ था, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगला टॉपिक, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। तो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नाम सुन के ही समझ में आ रहा है कि जो चिकित्सा उपकरण है, जैसे कि जो ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, साथ के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती हैं, जैसे कि आपके सिटी स्कैन के लिए जो मशीनें लगती हैं या फिर सोनोग्राफी वगैरह के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए क्या है, नीति बनाई गई है 2023। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रत्यारोपण यानी कि इम्प्लांट, डिस्पोजेबल, ये सारी चीज़ों, सर्जिकल जो उपकरण हैं, इन सबको ध्यान में रख के नीति बनाई गई है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसमें क्या है कि एक तो हमने सबसे पहले देख लिया कि नीति बनाई गई है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम टारगेट कुछ लेके चल रहे हैं। टारगेट क्या लेके चल रहे हैं कि अगले 25 वर्ष में हम क्या करेंगे, 10% से 12% तक की वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे। तो ये स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा टारगेट क्या है, अगले 25 सालों में हमें क्या करना है, 10 to 12% जो है वो वैश्विक भागीदारी को बढ़ाना है। किस क्षेत्र में, इस मेडिकल उपकरण के क्षेत्र में, चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में। ठीक है, 2030 तक हमें क्या करना है, 2030 तक चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में जो $11 बिलियन का
वर्तमान में जो अभी व्यापार हो रहा है उसको हमें कर देना है 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो 2030 का टारगेट ये है कि 11 बिलियन डॉलर से हमें व्यापार को लेके जाना है 50 बिलियन डॉलर में। ध्यान रखिएगा ये किसकी बात हो रही है, चिकित्सा उपकरणों से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। इसके लिए क्या बना है, एक निर्यात संवर्धन परिषद भी बनाया गया, मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। एक्सपोर्ट में प्रमोशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात बढ़ाना है, तो उसके लिए काउंसिल भी बना दी गई है, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक। मैंने बताया आज बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आज ये पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म ही हो जाएगा आपका। तो अब देख लेते हैं अगला, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम है, ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर बना है ये, तो ये आपका बना है अभी जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में, ठीक है। बांदीपुर जिला जम्मू कश्मीर का, वहाँ का एक अरगम गाँव है। तो नाम याद रखेंगे गाँव का, कौन सा, अरगम। अरगम गांव है ये, बांदीपुर जिला का। कहाँ का है ये, जम्मू कश्मीर का ये गांव है। इसको मिला है पुस्तक ग्राम का अवार्ड, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब ये हुई भारत की बात। वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखेंगे, हे ऑन वे, ये विश्व का पहला पुस्तक नगर है, ठीक है। तो वर्ल्ड फर्स्ट बुक टाउन अगर पूछे तो वे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर कहाँ पर है ये, तो वेल्स, यूनाइटेड किंगडम का एक जो शहर है वहाँ पर, देश है वहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, इंडिया के पर्सपेक्ट में याद रखेंगे कि इंडिया में कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अरगम जिले में, अरगम गांव में ये बना हुआ है, ठीक। अभी देख लेते हैं कि हमने ये देखा ये पुस्तक ग्राम था, लेकिन ये पहला नहीं है, इसके पहले भी हमारे यहाँ इस तरह के काम हो चुके हैं। कहाँ पर, 2017 में भिलार, महाराष्ट्र का ये गांव है, सतारा जिले में आता है ये, वहाँ पर देश का पहला पुस्तक ग्राम बना था। तो अगर ये पूछ ले कि अभी जम्मू कश्मीर वाला जो है वो फर्स्ट है, तो नहीं, फर्स्ट तो नहीं है। इसके पहले कहाँ पर, महाराष्ट्र में ये पुस्तक ग्राम बना था 2017 में, कहाँ, भिलार गांव, ठीक है। इसको भी याद में रखेंगे। इसके बाद में एक और चीज़ हुई थी 2022 में झारखंड में। तो झारखंड का जो जामताड़ा जिला है वो हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। झारखंड का जो है जामताड़ा जिला, जामताड़ा जिला क्या है कि हर गांव, वहाँ पर जो जिले होते हैं उसमें क्या बहुत सारे गांव होते हैं ना, छोटे बड़े बहुत सारे गांव होते हैं। तो झारखंड का ये जामताड़ा जिला ऐसा जिला बना है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। ये इंपॉर्टेंट हो गई चीज़। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई 2022 में ही कि केरल का जो एक धर्मदम है, वहाँ पर भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। तो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पर एक एरिया जो डिलिमिटेशन कमीशन क्या करती है, परिसीमन आयोग क्या कहती है कि जनसंख्या के हिसाब से वो निर्वाचन आयोग को बांट देती है कि हाँ 10 लाख की आबादी है तो वहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र इसको घोषित किया जाता है। तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जो पूर्ण पुस्तकालय बनाने वाला केरला का ये धर्मदम जो है वो पहले नंबर पे आता है। तो ध्यान में रखेंगे सारी चीज़ें। भिलार गांव महाराष्ट्र का, फिर आपने केरला के धर्मदम के बारे में पढ़ा, झारखंड के जामताड़ा के बारे में पढ़ा, और रीसेंट अपडेट अभी क्या है कि जम्मू कश्मीर का जो अरगम गांव है वो पहला पुस्तकालय ग्राम बना है। चलिए अब अगला टॉपिक है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली के बारे में जो सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ पर है, 4 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में है। वो 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शंस मिलाने के लिए आया हुआ है पिछले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कि कहाँ कहाँ से अरावली पर्वत निकलती है या कहाँ कहाँ तक उसका विस्तार है। तो आप देखेंगे कि अरावली पर्वत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक उसका विस्तार है, ठीक है। और इसको विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है अरावली को, ठीक है। तो वहाँ पर अभी क्या बन रहा है, एक ग्रीन वॉल बन रहा है। ग्रीन वॉल कहने का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा अभी आप देख रहे होंगे कि जलवायु की वजह से या मानवीय गतिविधियों की वजह से जो हमारी प्रकृति है उसको बहुत ज़्यादा क्षरण हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये ग्रीन वॉल बन रहा है। ग्रीन वॉल बनाने का यही उद्देश्य है कि अरावली के आसपास जो है वो ग्रीनरी बनी रहे, वहाँ पर जो अपरदन है वो सारी चीज़ें कम हो जाए। तो उसके लिए बनाया गया है ये मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकना। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अपरदन, मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकने से बचाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल का पूरा सेटअप लगाया जाने वाला है। कहाँ पर, तो ये भूपेंद्र यादव जो हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। कहाँ पर, हरियाणा से। ये हरियाणा के टीकली गांव से, तो गांव का नाम भी है हरियाणा के टिकली गांव से। किस दिन किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो देख लीजिए ये आपका 21 मार्च जो है वो आपका इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। 21 मार्च को आपका क्या आता है, ये आ गया आपका इंटरनेशनल
फॉरेस्ट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो 21 मार्च को ये पूरा शुभारंभ किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि जो अरावली है ना, ये आपके 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं, बहुत बड़ी मात्रा है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल घेरे हुए है और उसके कुछ 5-7 किलोमीटर में ये ग्रीन वॉल का निर्माण किया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति बनाई गई है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है भाई, कि हम यूपी का पेपर देने जा रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूपी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से 27 यानी कि पंचवर्षीय योजना है ये यूपी सरकार की, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इसका स्थापना किया जा रहा है। कृषि और उद्योग के बीच में एक कड़ी, खाद्य प्रसंस्करण, देखिए हमेशा फूड प्रोसेसिंग का और किसानों का बहुत ही गहरा नाता है। क्यों? क्योंकि किसान जो खाद्य उपजाता है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो प्रसंस्कृत होके, प्रोसेस्ड होके हम तक, आप तक पहुंचते हैं तो हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उद्योगों को, कृषि को और उद्योग को जोड़ने के लिए ये पूरा प्रसंस्करण उद्योग की नीति लाई गई है। ठीक है, इसमें यूपी सरकार का विजन भी है। क्या विजन है? कि भारत के खाद्य बाजार का जो 32% विनिर्माण में, जीडीपी के मामले में 14% और निर्यात के मामले में 12% जो है वो हिस्सेदारी, और कुल निवेश में लगभग 6% की हिस्सेदारी वर्तमान में यूपी सरकार की है, यूपी की है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 32% की हिस्सेदारी किस में है? विनिर्माण क्षेत्र में। ओवरऑल इंडिया के रिस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पे। 14% जीडीपी में और निर्यात में कितना? 12% का योगदान है और साथ के साथ में औद्योगिक निवेश में 6% का योगदान अकेले यूपी का है। अब इसको क्या है, बढ़ा करके क्या कर देना है, वर्तमान के जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में यूपी की 6% हिस्सेदारी है, अब इसको बढ़ा करके कर देना है कितना? 20%। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि विजन क्या है, कि 6% की जो निवेश में हिस्सेदारी है उसको खाद्य प्रसंस्करण में बढ़ा करके 20% करना। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी कि ये पंचवर्षीय योजना है, 2022 से लेकर के 27 तक चलने वाली है। अगले 5 साल में क्या प्रोग्रेस हो सकती है इस पर ध्यान दिया जाएगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है कि किसको दर्जा मिला, इनकेस पूछ दे तो भी ठीक है, पता है हमें कि आम आदमी पार्टी को मिला। इम्पॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया किसको जाता है, क्या ऐसे क्राइटेरिया, क्या ऐसे नॉर्म्स हैं जिनके आधार पर राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। तो सबसे पहले चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के द्वारा ये पूरा मामला जो है वो क्रियान्वित होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968। अब देख लीजिए कि जो राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, मानदंड क्या है। तो मानदंड है कि सबसे पहले तो है कि लोकसभा या विधानसभा के किसी भी आम चुनाव में उस राजनीतिक पार्टी को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में टोटल जो वोट मिले हैं, टोटल जो वैलिड वोट हैं, कुल वैध मत हैं, उनका 6%, न्यूनतम 6% तो मिलना चाहिए। और क्या होना चाहिए, लोकसभा में न्यूनतम 4 सीटें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर लोकसभा हो या विधानसभा हो, ठीक है, अगर यहाँ पर आम चुनाव हो रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि जितने टोटल वैध मत पड़े, ठीक, तो वैध मत जो पड़े उसका 6% मिनिमम वोट होना चाहिए, वोट होना चाहिए। और साथ के साथ में मिनिमम 4 सीटें होनी चाहिए लोकसभा में। अगर ये 2 चीज़ें फुलफिल कर लेती है, ये 2 क्राइटेरिया वो पार्टी फुलफिल कर लेती है, तो उसको क्या होगा कि राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, अगला एक और पॉइंट है कि आम चुनाव में लोकसभा में कुल सीटों की अगर 2% सीट मिल जाए और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों में क्या है, प्रत्याशी चुन के आ जाए, उस पार्टी से 3 राज्यों से प्रत्याशी चुनकर आ जाए और लोकसभा चुनाव में न्यूनतम 2% की सीट मिल जाए। अभी यहाँ पर वोट की बात नहीं हो रही है, वोट की बात होगी तो 6% वोट लगेंगे। अगर 2% सीट मिल जाती है लोकसभा की और 3 राज्यों में उस दल के प्रत्याशी चुन के आ जाते हैं तो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। तीसरा एक और पॉइंट है कि चलो अगर इन दोनों में से ना हुआ तो तीसरा एक और जुगाड़ है, क्या है भाई, कि 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। अगर इस पार्टी को 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। तो जो आम आदमी पार्टी है, जो आप है,
वो इस थर्ड कंडीशन को फुलफिल करती है। 4 राज्यों में उनको राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है और फिलहाल क्या हुआ, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सामने आई है। तो देख लीजिए, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी उसके सीएम हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इनको, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला, लेकिन 2 पार्टियों से छीन भी लिया गया। तो 2 पार्टी कौन सी है, पहली तो हमारी ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस और दूसरी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस से राष्ट्रपति का दर्जा छीन लिया गया है। अभी अगर आपको पूछे कि टोटल कितनी पार्टियां हैं वर्तमान में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त, तो 6 पार्टी ऐसी हैं जिनको वर्तमान में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी पार्टी है, देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, फिर आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये 6 पार्टियां ऐसी हैं जिनको वर्तमान में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। चलिए, ये हो गई चुनाव की बात। राजनीति से इतर अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं जिनका अभी भी डेवलपमेंट में अपार संभावनाएं हैं, तो उनको ध्यान में रख करके ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो चालू किया गया है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी बढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है कि जो कनेक्टिविटी अभी सीमित रह गई है और संरचनात्मक विकास नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों का नहीं हो पाया है, उनको बढ़ाने का, उनको डेवलप करने के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। ठीक है, अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले तो मोदी जी ने नहीं, अमित शाह जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। तो इसका लॉन्चिंग किसने की है, अमित शाह ने। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया, कार्यक्रम शुभारंभ किया, तो बिल्कुल भी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं, अमित शाह जी ने इसका लॉन्चिंग की है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की कहाँ से की है, तो जो हमारा बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट जो एरिया है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। भारत का जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको ये बताया जाता है, आपको ये पता होता है कि सबसे पूर्वी छोर हमारा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ईस्टर्न मोस्ट जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ के अंजाव जिले के किबीटू गांव से इस पूरी परियोजना को, वाइब्रेंट विलेज को चालू किया गया। तो ये गांव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा, किबीटू। किबीटू गांव कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और ये जो है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यहाँ से चालू किया गया। किसने चालू किया है, तो अमित शाह ने चालू किया है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि जो ये पूरी जो केंद्र प्रायोजित योजना है, मैंने 2 बार पिछले दोनों क्लासों में बता चुकी हूँ कि केंद्र प्रायोजित योजना बोलने का मतलब है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, यानी कि कुछ हिस्सा केंद्र देगी और फंडिंग के मामले में कुछ हिस्सा जो है वो राज्य देंगे। ठीक है, तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और जो अन्य नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके विकास के लिए केंद्र और राज्य मिलकर के काम करेंगे। ठीक है, वित्त वर्ष 2022 से लेकर के 25-26 तक ये पूरा चलने वाला है। ठीक, अभी 4 राज्यों को मेन फोकस में रखा गया है इस योजना के तहत। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। तो इन 4 राज्यों को अब ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ संघ शासित प्रदेश लद्दाख को भी इसमें शामिल किया गया है। तो 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, यानी कि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी लद्दाख, इन 5 जगहों को, इन 5 स्टेट्स को अभी क्या है, इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत टारगेट में रखा गया है। अब कितने गाँव कितने नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए कि 46 ब्लॉक हैं, उनके 2969 गाँव में ये पूरा प्रोग्राम चलाया जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन हुए। ठीक है, हम इसको क्यों डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसलिए डिस्कस करेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। और दूसरी बात ये है ना कि इन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से या फिर अन्य जो भी स्टेट्स हैं वहाँ की सीटों के बारे में आपको पूछता है। मैंने प्रीवियस 2 क्लासेस में भी इसको डिस्कस किया है, बार बार बोला है ये चीज़ कि अगर चुनाव बहुत लेट, बहुत पहले हुआ है तो इम्पॉर्टेंट वो हमारे लिए फिर भी ना हो, लेकिन वहाँ पे कितनी सीट है ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कई बार मिलान करने के लिए आता है। और अगर एक क्वेश्चन भी आपसे मिस हो गया, मतलब आप बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि जो एक नंबर की पॉइंट से क्या है मारामारी होती है, तो वहाँ पर हमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। तो शॉर्टकट, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो वही वाली चीज़ है, हमें हर टॉपिक को पढ़ना है, कुछ को ऊपर से, जहाँ पर डीप पढ़ने की ज़रूरत है डीपली जाएंगे, जहाँ पर अगर हम सिर्फ ऊपर से काम चल सकता है तो वहाँ पर हम ऊपर से देख के चलेंगे। तो मेघालय में जो चुनाव हुए हैं ये 27 फरवरी 2023 को हुए हैं। 2023 में फरवरी में हुए हैं,
शायद इतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन यहाँ पर कितनी सीट है ये इंपॉर्टेंट है। तो मेघालय में सबसे पहले 60 सीटें हैं, 86.69% यहाँ पे वोट पड़े हैं। कोनराड के संगमा जो है यहाँ के सीएम बने हैं। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। और कोनराड के संगमा सीएम बने हैं और थॉमस ए संगमा जो है वो क्या है, 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो ये ध्यान में रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। कोनराड संगमा जो है वो सीएम है आपके कहाँ के, मेघालय के, और जो थॉमस ए संगमा है वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट स्टेट है नागालैंड, यहाँ पर भी 60 सीटें हैं। एसटी एससी पॉपुलेशन, यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं, कहाँ पर, नागालैंड में, ठीक। अब यहाँ पर कौन जीता है, तो भारतीय जनता पार्टी के काजहेतो किनिमी जी निर्विरोध विजयी हुए हैं, पहली बात तो ये। और यहाँ पर जो है बीजेपी की पार्टी जीत कर आई है नागालैंड में, 60 सीटें यहाँ पर मिली हुई हैं। अब देख लेते हैं, इसमें एक इतिहास रचा गया है क्या, कि पहली बार कोई महिला विधायक जो है वो चुन के आई है, ठीक। महिला विधायक का नाम क्या है, हेकानी जखालू। तो हेकानी जो है वो नागालैंड की पहली महिला विधायक हैं, तो हेकानी जखालू का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। नागालैंड से ये बिलोंग करती हैं। नागालैंड में कितनी सीट हैं, तो टोटल 60 सीट हैं। और जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं, नेफ्यू रियो जी है यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सेरिंगेन लोंगकुमेर जो है वो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। अब चल लेते हैं हम नेक्स्ट त्रिपुरा की तरफ। तो त्रिपुरा में भी लगभग 60 सीट है, लगभग क्या 60 सीट है त्रिपुरा में, और वहाँ पर भी बीजेपी जीत कर आई है। मणिक साहा जी हैं जो वो मुख्यमंत्री बने हैं। इतना इंपॉर्टेंट है। विश्व बंधु सेन जो है वो विधानसभा अध्यक्ष। तो एटलीस्ट सीएम के नाम और कितनी सीट है वहाँ पर, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया में जस्टिस का क्या हाल है, न्याय का क्या हाल है, सबको पता है। तो वो जस्टिस डिलेज, जस्टिस डिनाइज जो बोला जाता है ना, वही वाली चीज़ है कि हम और क्या संभावनाएं इसमें तलाश सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये लाई जाती है, ठीक है। और ये अपनी तरीके का पहला राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है, यानी कि पीरियोडिक रिपोर्टिंग है, अपनी तरह में अपने आप में एक बहुत ही विशेष पहल है। इसका 3rd एडिशन अभी आया है फिलहाल, ठीक है। अभी 3rd एडिशन आया है। सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, तो 2019 में इसका पहला संस्करण आया था, किसका, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का। अब जस्टिस में 4 पिलर्स होते हैं, क्या क्या होती है, न्यायपालिका होती है, आपकी पुलिस होती है, इन सब चीज़ों को, जेल में क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को, भाई कैदी हैं लेकिन जीवन तो है उनका भी, तो उनको क्या वहाँ पर सुविधाएं हो सकती हैं, इन 4 स्तंभों पर ये आधारित होता है। तो देखिए 4 स्तंभ कौन कौन से हैं आपसे पूछा जा सकता है, पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। मतलब ये 4 स्तंभों पर ये पूरी रिपोर्ट जो है वो जारी रहती है। कौन कौन सी, फर्स्ट तो है कि पुलिसिंग की क्या व्यवस्था है, दूसरा जेल प्रणाली कैसी है, जेल सिस्टम कैसा है, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी क्या, न्यायपालिका त्वरित न्याय दे पा रही नहीं दे पा रही, और कानूनी सहायता कितनी आसानी से मिल रही है या कितनी लेट मिल रही है, ये सारी चीज़ें इस जस्टिस रिपोर्ट में रहती है। तो 4 स्तंभ याद रखेंगे। 102 कुल संकेतक हैं, क्या है कि बड़े और छोटे जो राज्य हैं वहाँ पर जस्टिस की क्या व्यवस्था है, इसको लेकर के ये पूरा बनाया गया है। 3rd एडिशन है ये, और 2019 में इसका पहला संस्करण आया था। अब देख लेते हैं कि इसमें टॉप किसने किया है। तो सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया है वो बड़े राज्यों की जब श्रेणी में आएंगे तो सबसे अच्छी रैंकिंग कर्नाटका की है। भारत का जो ये श्रेष्ठ राज्य है जस्टिस के मामले में, कौन, कर्नाटक, ठीक है। अब उसके बाद में छोटे राज्यों में देखा जाए तो सिक्किम जो है वो छोटे राज्यों में सबसे श्रेष्ठ राज्य है जस्टिस के मामले में, और बड़े राज्यों में कौन है, कर्नाटक है। अब चल लेते हैं रैंकिंग देख लेते हैं टॉप 3। तो अब जब शीर्ष राज्य देखेंगे इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में, 2022 का ये रिपोर्ट है, 3rd एडिशन है। टॉप 3 में कौन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, साउथ के हमारे स्टेट्स, ठीक है। फर्स्ट रैंक है कर्नाटक की, सेकंड है तमिलनाडु की, तेलंगाना की, किस मामले में, तो जस्टिस के मामले में, ठीक है। और ये अलग अलग जो आपके 4 स्तंभ है उनके हिसाब से ये आपको पोजीशन दी गई है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल टॉप किसने किया है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना ने टॉप किया है। अब देख लेते हैं कि लास्ट 3 कौन है। तो इंडियन जस्टिस के मामले में सबसे लास्ट पे कौन आ सकता है, नन अदर देन बिहार, वेस्ट बंगाल
यूपी। यूपी की पोजीशन क्या है, 18th पोजीशन पे है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि यूपी की स्थिति तो सबसे ज़्यादा खराब है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको लेके चलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। तो यूपी जो है जस्टिस के मामले में बहुत ख़राब कंडीशन पे है, 18th पोजीशन है यूपी की जस्टिस के मामले में। यूपी की क्या पोजीशन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जस्टिस में यूपी जो है वो 18th पोजीशन पे है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बिहार 16th, वेस्ट बंगाल 17th। ठीक है, अब चल लेते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कहाँ घूमने चलते हैं, शेयर करने चलते हैं एमवी गंगा विलास से। विश्व का ये सबसे लंबा नदी क्रूज है। ठीक है, बहुत बड़ा ये जहाज है, हमारे भारत के द्वारा ये बनाया गया है, एमवी गंगा विलास। एमवी गंगा विलास क्या है, राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के तहत जो हमारा लागू हुआ था अधिनियम राष्ट्रीय जल मार्ग, तो उस पे ये जल परिवहन से रिलेटेड है ये पूरा मामला। एमवी गंगा विलास क्या है, एक तरीके का ये शिप है जो नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 पे क्या है ट्रेवल कर रहा है, और जो विदेशी और देशी जो पर्यटक हैं उनको ये सैर करा रहा है पूरी। ठीक है, तो इसमें पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि 111 जलमार्ग हमारे इस राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत बनाने जाने की बात की गई है। 5 जो हैं अभी फ़िलहाल में बन चुके हैं, बाकी अभी अंडर प्रोसेस में है। ठीक है, देश के 24 राज्यों में ये पूरा राष्ट्रीय जलमार्ग चलने वाला है। यहाँ पर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय जल मार्गों की लंबाई कितनी है, तो 20,275 किलोमीटर लगभग लंबाई है हमारे यहाँ के कुल राष्ट्रीय जल मार्गों की। अभी हम देख लेते हैं गंगा विलास से संबंधित टॉपिक, तो हम देख रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है कौन सा, एमवी गंगा विलास। ठीक है, कब बना है ये, सबसे पहले तो 13 जनवरी को ये चालू हुआ, इसने अपना परिचालन चालू किया, ट्रैवलिंग चालू की। कहाँ से, वाराणसी से हरी झंडी दिखाई किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो वाराणसी से इसको हरी झंडी मिली। मैंने पहले बताया कि ये नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 के बीच में चलेगा, साथ के साथ में ये बांग्लादेश को भी होके जाएगा। ठीक है, कहाँ से, ये वाराणसी से तो शुरू हुआ है, जा कहाँ पे रहा है, तो यह यात्रा जो है वो असम के डिब्रूगढ़ जिले में जो बोगीबिल है वहाँ पर जाके ये पूरी होने वाली। तो वाराणसी टू असम का डिब्रूगढ़ जिला वहाँ तक ये जाएगा, लेकिन बीच में ये इंटरनेशनल यात्रा भी कर लेगा, कहाँ की, बांग्लादेश की। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। देखिए नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 1 में कौन कौन से आते हैं, हल्दिया से प्रयागराज ये आता है आपका नेशनल वाटरवे 1 में। और नेशनल वाटरवे 2 में कौन आता है, तो धुबरी से लेकर के सदिया जो जिला है वो नेशनल वाटरवे 2 में आता है। यानी कि गंगा नदी का जो पूरा प्रणाली सिस्टम है, गंगा नदी तंत्र है, वहाँ पर नेशनल वाटरवे 1 है, हल्दिया वेस्ट बंगाल से लेकर के प्रयागराज यूपी तक। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 है वो गंगा नदी तंत्र में। दूसरा वाला जो है आपका नेशनल वाटरवे 2 धुबरी से लेकर के सदिया, ये आपका ब्रह्मपुत्र जो नदी सिस्टम है उसमें आ जाता है। तो नेशनल वाटरवे 1 और 2 को याद में रखेंगे कहाँ से कहाँ तक के लिए है वो। ठीक, अभी मैंने बताया कि बंगाल से भी, बांग्लादेश से भी जाएगी, तो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उस रास्ते से भी ये होकर गुजरेगी। कुछ 27 नदी प्रणालियों से होकर ये पूरी एमवी गंगा विलास जो है वो गुजरने वाली है। इसमें कौन कौन से राज्य जाने वाली है ये, तो ये सबसे पहले बिहार के पटना, झारखंड साहिबगंज, वेस्ट बंगाल का कोलकाता, बांग्लादेश ढाका, असम गुवाहाटी, इन सभी जगहों पर जाने वाला है। ये लगभग 50 पर्यटन स्थलों पे घूमेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया के पर्यटक तो हैं ही इसमें स्विट्जरलैंड के भी 32 पर्यटक जो हैं इस एमवी गंगा विलास से क्या है, यात्रा कर रहे हैं। बनाया किसने है इस क्रूज को, तो एमवी गंगा विलास जो विश्व का सबसे लंबा क्रूज है, इसको मेजर्स अंतारा रिवर क्रूज ने बनाया है। तो ये यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऐसे तो नहीं पूछेगा, फिर भी देख लीजिए। क्रूज की लंबाई जो है वो 62.5 मीटर की है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 12.2 मीटर की इसकी चौड़ाई है। तो ये आपके लिए पूरा एमवी गंगा विलास टॉपिक हुआ। अब चलते हैं केरला के नए अगले इनोवेशन की तरफ। केरला हाई कोर्ट जो है वो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है। देखिए अभी तक ऐसा होता था कि मोस्टली जो हमारे यहाँ निर्णय होते थे, पूरी हियरिंग तो भाषा के हिसाब से चलती थी कि पूछ लिया जाता था कि आप किस भाषा में कंफर्टेबल है, लेकिन क्या होता था कि जो वर्डिक्ट है, फाइनल वर्डिक्ट या निर्णय है वो इंग्लिश में आता था। तो ये 2-3 सालों से हमारे यहाँ पे जो नए सीजीआई आए हैं उनको ये 2-3 सालों से, उनके पहले भी जो है इस बात पे फोकस किया गया कि जो लोग हैं जो ये केस फाइल करते हैं वो हर कोई इंग्लिश भाषा नहीं जानता,
कई लोग हैं जो नॉर्थ इंडिया के हैं वो हिंदी में कंफर्टेबल हैं, जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो अपने क्षेत्रीय भाषा में कंफर्टेबल है। तो निर्णय भी उनकी भाषा में होना चाहिए सो दैट उनको समझ में आए कि क्या निर्णय हुआ है उनके फेवर में, उनके अगेंस्ट में। तो इसको ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट में तो ये पहल चालू की गई थी, लेकिन केरला में केरला हाई कोर्ट जो है वो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है जहाँ पर अब क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया जाएगा। तो देख लेते हैं कि जो हमारे यहाँ जो 8वीं अनुसूची है संविधान में, उसमें जो टोटल 22 भाषाएं हैं उसमें से ये केरला जो है क्षेत्रीय भाषा में अपना निर्णय देने वाला केरला हाईकोर्ट पहला राज्य बना है। ठीक, अभी देख लेते हैं कि कौन सी भाषा में निर्णय दिया है। तो केरल में चलती है मलयालम भाषा, मलयाली चलती है, तो मलयालम भाषा में ये दिया गया है। किसने किसने दिया है ये वर्डिक्ट? तो जो दो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एस मणिकुमार जी और न्यायमूर्ति साजी पी चाली, इन दोनों की खंडपीठ ने ये मलयालम भाषा में जो है वो वर्डिक्ट दिया है, निर्णय दिया है। तो नाम याद रखिएगा, न्यायाधीश एस मणिकुमार और साजी पी चाली, केरला का है ये। पहला अपने आप में पहले कुछ अनोखा काम किया है। चलिए आगे चलते हैं। हुब्बल्ली जंक्शन, हुबल्ली जंक्शन कहाँ का है? ये है आपका कर्नाटका का। ठीक है, इसका नाम क्या है? सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबल्ली जंक्शन। ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने का इसको क्या है? सौभाग्य प्राप्त हुआ है, खिताब प्राप्त हुआ है। तो हुबल्ली जंक्शन हमारे भारत में ही है और इसका नाम क्या है कि 2015 में इसका नाम बदल दिया गया था। हुबली जंक्शन पहले था, अब ये हुबल्ली हो गया है। ठीक है, तो हुबल्ली जंक्शन किसके नाम पर? अभी फिलहाल इसका नाम है SS हुबल्ली जंक्शन, सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबल्ली जंक्शन। कहाँ पर है? कर्नाटक में, मैंने पहले बता दिया। ठीक है, किस रेलवे विभाग में आता है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे में ये आता है, धारवाड़ कर्नाटक में ये पड़ता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसके और भी इंपॉर्टेंट तथ्य। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपने आप को दर्ज करा लिया है। जो हुबल्ली जंक्शन का प्लेटफॉर्म 8 है वो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 को याद रखेंगे। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था कब? 12 मार्च 2023 में। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म 8 की लंबाई है 1507 मीटर। तो 1507 मीटर लंबा ये हुबल्ली जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 8 विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है। अब देख लेते हैं कि फिलहाल भारत में टॉप 5 लंबे, भारत में और विश्व में टॉप 5 में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। तो इसमें 3-4 तो हमारे इंडिया से ही है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हुबल्ली है कर्नाटक का 1507। उसके बाद आपका गोरखपुर जंक्शन है यूपी का। तो देखिए यूपी यहाँ पर सबसे लंबे रेलवे के मामले में यूपी कहाँ? सेकंड पोजीशन पे आ गया। गोरखपुर जंक्शन इसका जो है वो सबसे लंबा है। इसको लास्ट ईयर गोरखपुर को ये खिताब प्राप्त हुआ था सबसे लंबा रेलवे जंक्शन होने का, आई थिंक। और उसके बाद से अब हुबल्ली ने उसको बीट कर दिया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जंक्शन है उसका लंबाई कितनी है? 1366 यानी कि 1366, ये हो गया मीटर में। फर्स्ट पोजीशन है हुबल्ली जंक्शन कर्नाटक, उसके बाद गोरखपुर, उसके बाद कोल्लम है केरला का, तो कोल्लम जंक्शन है केरला का। फिर आता है आपका 4th पोजीशन पे खड़गपुर जंक्शन वेस्ट बंगाल। और 5th पे कौन है? स्टेट स्ट्रीट सबवे, ये शिकागो अमेरिका का रेलवे प्लेटफॉर्म है। कितने मीटर इसकी लंबाई है? तो 1067। तो टॉप 5 में 4 हमारे इंडिया के हैं, हुबल्ली, गोरखपुर, कोल्लम और आपका पश्चिम बंगाल का खड़गपुर। और 5th पोजीशन पे कौन है? शिकागो अमेरिका का स्टेट। अब देखते हैं अगला टॉपिक, विदिशा। एमपी का जो विदिशा है वो 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। अब आकांक्षी जिला है मतलब कहने का क्या है कि 112 जो जिले हैं उनको आकांक्षी जिला बोला गया था। ये ऐसे जिले थे जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, जिनके पुनरुद्धार का उद्धार विकास का काम करने के लिए इनको आकांक्षी जिलों की श्रेणी में रखा गया था। तो 2018 में ये आकांक्षी जिला प्रोग्राम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है चालू किया गया था। और उस आकांक्षी जिलों में एक एमपी का विदिशा भी शामिल था। और फिलहाल इस विदिशा ने क्या काम किया है? 5G तकनीक को लागू करने वाला ये पहला आकांक्षी जिला बना है। अब पिछले साल आई थिंक ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन कौन से हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन बना था कि यूपी के कितने जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आते हैं। तो पहला आंसर ये है कि 8। अब अगर एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा इवॉल्व किया तो पूछ लेगा कि 8 कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले है बहराइच, बलरामपुर,
चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। तो ये 8 जिले आप याद में रखेंगे। कौन कौन सा? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा क्या? फतेहपुर, उसके बाद आएगा श्रावस्ती, फिर आपका आएगा सिद्धार्थनगर और लास्ट में आएगा सोनभद्र। तो इस तरीके से कुछ कोड बना के BBCH ऐसे करके कुछ कुछ कोड बना के आप इस 8 यूपी के जिलों को याद में रखेंगे, ठीक है। अभी हमने देख लिया विदिशा के बारे में। तो विदिशा जो है वो स्टार्टअप के द्वारा नवाचारी 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। अब देखते हैं अगला टॉपिक, कोल्लम। तो कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। संविधान साक्षर का मतलब है कि वहाँ पर 70 वर्ष की आयु वर्ग के हर व्यक्ति को जो है, उस जिले के हर व्यक्ति को संविधान के बारे में चीज़ें पता है। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, लेकिन अगर उनसे पूछ दिया जाए कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हायर स्टडी ले ली लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स ही नहीं पता है। जो हमारी जो चीज़ें हैं जो हमारे लिए बनाई गई है वो तक नहीं पता होती लोगों को। तो केरला ने जो है इस तरीके की एक नई पहल चालू की है। वहाँ का जो कोल्लम जिला है उसने ये डिसाइड किया कि भाई हम अपने संविधान के बारे में जो मूल बातें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, ये हम अपने जिला के हर लोगों को बताएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए कोल्लम जिला जो है वो 100% संविधान साक्षर जिला बना है केरला का। ध्यान रखेंगे इस बात को। अभी केरला से रिलेटेड हमने एक दो और चीज़ें देखी, जैसे कि केरला हाई कोर्ट जो है वो पहला राज्य बना है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला। केरला ने जल बजट जो बनाया है। तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, एक ना एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा, ठीक। अब देख लेते हैं कि जो केरला का कोल्लम है पहला संविधान साक्षर बना है, कब बना है? ये 14 जनवरी को बना, ठीक है। पिछले साल ये 14 जनवरी को बना। और कौन सी प्रोग्राम के तहत? तो द सिटीजन 2022 प्रोग्राम चलाया गया था, उसके तहत ये पूरा संविधान साक्षर अभियान चलाया गया। सीएम कौन है वहाँ के? तो पिनराई विजयन जी जो हैं वो केरला के सीएम हैं। ध्यान में रखेंगे। इस जिले में लगभग 7 लाख से अधिक परिवार जो हैं उनको पूरा ये संविधान साक्षर बनाने का जिम्मा लिया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 2000 प्रशिक्षकों को पहले ट्रेनिंग दी गई थी, कि 2000 जो प्रशिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको संविधान के बारे में लोगों को कैसे जागरूक करना है, बताना है, साक्षर करना है। तो इन जो 2000 प्रशिक्षक हैं उनको एक नाम दिया गया, क्या? सीनेटर। तो 2000 प्रशिक्षक जो थे उनको सीनेटर का नाम दिया गया। और ये सीनेटर्स ने क्या है, कोल्लम जिले को 100% संविधान साक्षर बना दिया। चलिए अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वर्ष 2047 तक का हमारा विज़न है। क्या विज़न है? कि भारत एक ऊर्जा स्वतंत्र यानी कि एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र बन जाएगा। कब तक? वर्ष 2047 तक। तो इस डेट को और इस सन को याद रखिएगा कि 2047 तक हमें क्या है, एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है। तो ये हमारा टारगेट है। एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का मतलब क्या है? कि हम जो कोल वगैरह हैं उस पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करेंगे, साथ के साथ में हम रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हरित हाइड्रोजन पर अपने क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। 2047 के एनर्जी इंडिपेंडेंट के साथ साथ एक और चीज़ हमने विज़न ले रखा है कि 2070 तक हमें क्या करना है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करना है। नेट ज़ीरो, शुद्ध नेट ज़ीरो मतलब कि हम ऐसी एनर्जी उत्पादित करेंगे, ऐसा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जिसमें कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो इस विज़न को याद रखेंगे कि 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन और 2047 तक क्या है, आपको एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है। तो इन दो चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये क्यों शुरुआत की गई है। पहली बात तो ये कि ये 4 जनवरी को चालू हुई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका टारगेट क्या है कि 2030 तक निम्न संभावित परिणाम हमें प्राप्त करने हैं। 2030 तक क्या क्या प्राप्त करना है हमें? 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा मतलब क्या? रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार पुनरुत्पादित कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है कि रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरी होती है कि नॉन रिन्यूएबल, जिसको क्या है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब बहुत सालों में बनते हैं और जिसको प्राप्त करना बहुत आसान नहीं होता। साथ के साथ क्या होता है, इसमें पर्यावरण को प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, 2030 तक 125 गीगावाट, 125 गीगावाट ये आपसे
कहीं आप कंफ्यूज ना हो, गीगावाट है ये, 125 गीगावाट की क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी हमें जनरेट करनी है 2030 तक। तो ये राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का विजन है। उसके साथ साथ क्या करना है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। देखिए बहुत सारे सब टाइप्स है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन में क्या है, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ये ब्लैक हाइड्रोजन, ऐसे कर करके बहुत सारे सब टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड की जाती हैं कि जिसमें कार्बन का उत्सर्जन कितना हो रहा है, किसको हम स्टोर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा सेटअप होगा जिसमें CO2 का उत्सर्जन बिल्कुल ज़ीरो होगा। तो CO2 का उत्सर्जन बिल्कुल होगा ही नहीं ग्रीन हाइड्रोजन में। तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं कि बिल्कुल CO2 ज़ीरो यानी कि पर्यावरण को कोई भी प्रदूषण नहीं। तो ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस हमारा ज़्यादा है और इसी के लिए 2030 तक हमें 5 मिलियन मीट्रिक टन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादित करना है, ठीक है। अब हमने देख लिया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक इसके लिए निवेश किया जाएगा, ठीक। 6 लाख से अधिक रोजगार मिलेगा। और क्या इंपॉर्टेंट है कि 50 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी करनी है, ये भी हमारा टारगेट रहेगा इस पूरे मिशन में। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 50 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसेज जो पर्यावरण को क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा क्या योगदान देती हैं, उनको कम करना है 50 मिलियन मीट्रिक टन तक। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्राम के बारे में और एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं वो बता दी हमने। हरित हाइड्रोजन मानक इसमें तैयार किया गया है, इसके रिसर्च और डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा इस मिशन के तहत कि हम कैसे नेट ज़ीरो एमिशन करके, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करके ग्रीन हाइड्रोजन को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था। अब चल लेते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वायनाड। तो सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन बन गया है, वायनाड। तो बुनियादी दस्तावेज मतलब कि क्या, जनजाति लोगों को। एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे चल रही थी डिजी लॉकर की। डिजी लॉकर एक ऐसा लॉकर होता है जहाँ पर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप पासवर्ड लगा करके सिक्योर कर लेते हो, सो दैट क्या होता है कभी आपके जो पेपर फॉर्म में जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गुम जाते हैं, तो आपके पास डिजी लॉकर में डिजिटली वो चीज़ें, वो डॉक्यूमेंट्स आपके रहते हैं, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो सेम उसी थीम पर जनजाति लोगों के लिए, ट्राइबल्स के लिए जो वायनाड जिला है वहाँ पर पहला ऐसा बुनियादी दस्तावेज बनाने के लिए ये पूरा सेटअप लगाया गया, ठीक है। किस कैंपेन के तहत, तो अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, ये जो है अनुसूचित जनजाति के लिए कैंपेन चलाया गया है। कैंपेन का फुल फॉर्म क्या है, अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन। और ये केरल के वायनाड जिले में ये पूरा जनजातियों के लिए एक तरीके का क्या है, ये डिजी लॉकर है। तो ध्यान में रखेंगे ये भी केरला का वायनाड जिला, ठीक। अब ये देख लेते हैं कि जनजाति लोगों के लिए ऐसा करने वाला देश का पहला जिला बना है केरला का वायनाड जिला। इसमें क्या होगा, जितने भी बुनियादी दस्तावेज हैं जैसे कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक डिटेल्स हो गई, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या है, डिजी लॉकर में स्टोर करके रखा जाएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जो लिक्विड वेस्ट है उसको ट्रीट करने के लिए भारत का सबसे बड़ा उपचार संयंत्र बना है। कहाँ पर बना है भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ये घरेलू सीवेज और औद्योगिक सीवेज और साथ के साथ तूफान वगैरह से जो सीवेज आते हैं उन सब को ये क्या करने वाला है, ट्रीट करने वाला है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति नगर निगम है वहाँ पर ये पूरा संयंत्र को सेटअप किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट है ना, लिक्विड अपशिष्ट, उसको ये क्या करेगा, ट्रीट करेगा। जगह याद रखिएगा, तिरुपति नगर निगम, आंध्र प्रदेश। कौन सी तकनीक से, तो ये तकनीक इंपॉर्टेंट है, फाइटोरिड तकनीक। ये आपसे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में पूछ सकता है साइंस के क्वेश्चन में, साइंस के टॉपिक में। फाइटोरिड तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो तरल अपशिष्टों के मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। तो फाइटोरिड किससे संबंधित है, तरल अपशिष्ट से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये संयंत्र बन कहाँ रहा है, तो ये बन रहा है आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर निगम में, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो वाटर, जो वेस्ट है उसको मैनेज करने का काम, उसको ट्रीट करने का काम, और प्रतिदिन 5 MLD यानी कि मिलियन लीटर पर डे, 5 मिलियन लीटर पर डे जो है वो अपशिष्ट का क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। अभी देख लेते हैं कि वो तो भारत का है। अब देख लेते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र, ये अभी
बनने वाला है, अंडर प्रोसेस्ड है। कहाँ पर बनेगा? ये एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र ये हमारे दिल्ली में बनेगा। दिल्ली में कहाँ पर? तो दिल्ली में ओखला सीवेज उपचार संयंत्र के रूप से ये बनेगा। अभी तो हमने जो तिरुपति वाला देखा वो 5 मिलियन मीट्रिक टन था, ये जो होगा वो 564 यानी कि 564 मिलियन लीटर पर डे जो है वो वेस्ट का जो क्या करेगा? उपचार करेगा। ठीक है, एशिया का ये लार्जेस्ट है। कहाँ पर? दिल्ली के आपके ओखला सीवेज उपचार संयंत्र में ये स्थापित होने जा रहा है। ठीक, अब देख लेते हैं अगला टॉपिक, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। तो महाराष्ट्र मुंबई का जो विवेरिया कॉन्डोमिनियम एक हाउसिंग सोसाइटी का नाम है, वहाँ पर इस तरीके की पहली पहल करने जा रही है। कौन? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड क्या करने जा रही है? सौर संयंत्र का स्थापना करने जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में किसी हाउसिंग सोसाइटी में जो है वो सौर संयंत्र की स्थापना हो रही है, और इस हाउसिंग सोसाइटी की पर डे की जो भी इलेक्ट्रिसिटी की खपत होगी वो इस सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरी की जाएगी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ? विवेरिया कॉन्डोमिनियम कहाँ का है? मुंबई का है। ये पूरा सौर संयंत्र बना कौन रहा है? तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है वो पूरा बना रही है। महाराष्ट्र के ये हिमायतनगर जिले में आता है, और ये 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र को स्थापित करेगा। तो 3.125 मेगावाट इसकी क्षमता रहने वाली है, और इसकी वजह से क्या होगा? जो 6.15 मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन को कम किया जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगेन केरला आ गया। देखिए, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग बहुत बड़ा अपने आप में उपलब्धि है ये, कि जितने भी उस राज्य के, केरला की जितने भी सदस्य, जितने भी जनसंख्या है, जितनी भी आबादी है, वो क्या है? बैंकिंग से जुड़ गई है ना, मुख्य धारा में है, और साथ के साथ में इकोनॉमिकली वो बैंकिंग से जुड़ गई है। तो केरला ऐसा करने वाला पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। अब यहाँ पे क्या 24/7 आप क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। कहाँ पर? केरला में। ठीक है, 7 जनवरी को ये पूरी पहल हुई थी। सीएम कौन है? पिनराई विजयन जी हैं। और मैंने बता ही दिया कि क्या है? डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार किया गया है, मतलब आप बैंकिंग सुविधाएं ऑनलाइन ले सकते हैं 24/7। कहाँ? केरला में। लास्ट टॉपिक है हमारा स्मार्ट कार्यक्रम। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? पहले ये देख लेते हैं। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक टर्म मिला आयुर्वेद, तो समझ जाइएगा कि आयुर्वेद से रिलेटेड है क्या ये जो स्मार्ट प्रोग्राम है वो। अब बहुत सारी चीज़ें इस तरीके के प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो कई बार क्या होता है? कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये वाला जो स्मार्ट है, ये स्मार्ट आपका आयुर्वेद से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए और क्या है? नित नए, मतलब अभी तक तो कि छोटे मोटे लेवल पे कोई बीमारी होती है तो उसमें आयुर्वेद क्या कई लोग उपचार लेते हैं, लेकिन अब बड़ी से बड़ी बीमारी, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हुआ, बड़ी बीमारियां और भी हुई, हार्ट डिजीज हुई, उनमें आयुर्वेद के थ्रू क्या प्रोग्रेस की जा सकती है, कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इससे रिलेटेड ये पूरा कार्यक्रम है। ठीक है, इस कार्यक्रम को चला कौन रहा है? तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और CCRAS मिल करके ये पूरा चला रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा कि NCISM और उसके साथ में जो CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद जो है वो इसको चला रहा है। ठीक है, तो ये पूरा स्मार्ट कार्यक्रम था। किसके अधीन है ये दोनों? ये आयुष मंत्रालय के अधीन आते हैं, आयुर्वेद से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हमने जैसा वादा किया था, वादे के मुताबिक पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य आपका ख़त्म हो गया। मैंने बोला था कि जब हम पूरा टॉपिक हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य ख़त्म होगा तो हम लास्ट में ये संक्षिप्तियाँ भी एक बार देख लेंगे, सो दैट आपका क्विक रिवीजन हो जाए कि अभी आपने 2-3 क्लासेस में क्या पढ़ा। ठीक है, तो हम बिल्कुल 1 लाइनर ये हैं, एकदम रैंडम चलेंगे और आपका रिविज़न होता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? राष्ट्रीय परिदृश्य की संक्षिप्तियों में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन। तो वाइब्रेंट
वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? ये 10 से 12 जनवरी को। इसका कौन सा संस्करण आया है? ये 10वां संस्करण आया है। ठीक है, ये अभी रिसेंट में हुआ है, 10 से 12 जनवरी 2024। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे मोस्ट रिसेंट 6-7 महीनों का पूछा जाएगा, और इन केस एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो अगले 2-3 महीनों का भी पूछा जाएगा, वो भी हम कवर करेंगे। फिलहाल हम इसको खत्म कर लेते हैं। तो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी को लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल सरकार ने किस दिन को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो पोइला बैशाख करके उन्होंने जनवरी 1 जनवरी को, जैसे हम न्यू ईयर मनाते हैं तो ये भी न्यू ईयर मनाएंगे, नाम इन्होंने चेंज कर दिया है। जो दीदी जी हैं, ममता दीदी हैं, उन्होंने अब रख दिया है पोइला बैशाख। तो बंगाली नववर्ष का ये पहला दिन रहने वाला है पोइला बैशाख, ये पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस होगा, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद चल लेते हैं कि एक राज्य गीत भी है पश्चिम बंगाल का, कौन सा? बांग्लार माटी, ठीक है, बांग्लार जल। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ये वेस्ट बंगाल का क्या है? राज्य गीत है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं, अगला वन लाइनर देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसे बोला गया है, किसे घोषित किया गया है? तो सूरत हवाई अड्डा जो है गुजरात का, उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया, ठीक है, विमानपत्तन। अगला देखते हैं कि भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी ये आईआईटी कानपुर के परिसर में बनाया गया है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला, ये बहुत हाईलाइटेड रहा, कैश फॉर क्वेरी घोटाला। महुआ मोइत्रा जी जो हैं वो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि इन्होंने सदन में कुछ अडानी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था वो पैसे लेकर के पूछा था। तो कैश फॉर मनी घोटाले में किसको अयोग्य घोषित किया गया? तो नाम याद रखिएगा, महुआ मोइत्रा जी को। कौन से विधानसभा क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से आती हैं ये? तो ये कृष्णानगर वेस्ट बंगाल लोकसभा सीट से ये आती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो क्राइम की बात आती है तो जो आपका नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो है, एनसीआरबी जो है, वो सामने आता है। क्राइम के मामले में भी सुसाइडल जो रैंकिंग है या सूचकांक है वो भी यही जारी करता है, ठीक है। तो ये आ गया एनसीआरबी, द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया? एनसीआरबी ने। अगला देख लेते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध कितने हुए हैं? तो प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध जो 2021 में 445.9 से घट करके क्या हो गया है? 2022 में ये हो गया है 422.2। ठीक, इसमें कुछ नए टॉपिक्स भी हैं, तो राष्ट्रीय परिदृश्य के लिए जो हमने अलग से टॉपिक्स डिस्कस किए इन डिटेल वो भी, और साथ के साथ ये वन लाइनर में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट पहली बात तो एनसीआरबी लॉन्च करती है, और ये 2021 में 445.9 से घट करके अभी क्राइम जो है वो 422 हो गया है। बहुत ज़्यादा तो कम नहीं हुआ है, अभी भी है काफ़ी। प्रति लाख जनसंख्या में सबसे कम अपराध कहाँ पर हुए हैं? तो ये बहुत चौंकाने वाला मामला है कि कोलकाता जो है, कोलकाता में सबसे कम अपराध दर्ज किए गए हैं। अब दर्ज किए गए हैं इसका मतलब है कि हो सकता है अपराध हुए हों लेकिन वो कंप्लेंट ही ना की गई हो उसकी, ये भी संभावनाएं हैं। फिलहाल याद रखिएगा कि सबसे कम अपराध कहाँ पर? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अगला देखते हैं कि विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण। पोर्टेबल अस्पताल एक जगह से उठा करके दूसरी जगह कहीं पर भी ले जा सकते हैं जहाँ पर जैसी नीड हो। तो ये गुरुग्राम हरियाणा में बना है पोर्टेबल हॉस्पिटल। इसका नाम क्या है? तो नाम रखा गया है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। तो अस्पताल क्या है? पोर्टेबल अस्पताल कहाँ पर बन रहा है? गुरुग्राम हरियाणा में। नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एड क्यूब, ठीक है। किस परियोजना के तहत इसको बनाया गया है? तो एक भीष्म परियोजना चल रही है, भीष्म परियोजना के तहत ये पोर्टेबल हॉस्पिटल। तो ये भीष्म परियोजना को भी ध्यान में रखिएगा, कहीं आप भूल जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। तो भीष्म परियोजना क्या है? ये क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पर ये बन रहा है? तो ये पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है वो आपका बन रहा है हरियाणा, गुरुग्राम में, ठीक, आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम जनमन, इसके बारे में हमने देखा था कि जो ट्राइब्स हैं उनके लिए ये है। तो
संवेदनशील जनजातियों के लिए पीएम जनमन। अभी देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन। अब देख लेते हैं अगला कि द हम्प करके एक द्वितीय संग्रहालय, द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय बना है। कहाँ पर, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। तो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में द हम्प करके दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित संग्रहालय बना है। अब इस संग्रहालय में क्या होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो नाम याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, द हम्प। द हम्प ये क्या है, एक संग्रहालय है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंड को छोटे फॉर्म में लिख रही हूँ, ये यूके नहीं, ब्रिटेन नहीं है, उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड का पासीघाट, तो उत्तराखंड का पासीघाट यहाँ पर द हम्प करके द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड संग्रहालय बन रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं हम कि महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ये ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट हमने चर्चा की थी कि कुछ 500 ड्रोन्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, महिलाओं को उनको चलाना सिखाया जाएगा, फिर महिलाएं क्या करेंगी, किसानों को उसके बारे में ट्रेनिंग देंगी, ठीक है। तो ये हो गया ड्रोन दीदी महिला स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड। अगला देख लेते हैं कि 10,000वां जन औषधि केंद्र कहाँ पर उद्घाटित किया गया है, कहाँ पर उद्घाटन हुआ है, तो एम्स देवघर झारखंड में 10,000वां जन औषधि केंद्र। पीएम जन औषधि केंद्र क्या है, जहाँ पर दवाइयाँ जो है वो लगभग 50% आपको छूट में मिलती है ना। तो वो 10,000वां जो जन औषधि केंद्र है वो देवघर एम्स झारखंड का है, वहां पर बना है, ठीक है। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक। अगला देखते हैं कि काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काशी तमिल संगम 13 से 30 दिसंबर 2023 में, तो रिसेंट ही अभी 2-3 महीने पहले हुआ है। काशी तमिल संगम दूसरा चरण था इसका, कहाँ पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नाम काशी, तो आप समझ लाएंगे, लिंक कर लीजिएगा कि काशी तमिल संगम कहाँ पर बना है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है, ठीक है। अभी हमने एक पढ़ा था कि गुजरात की घोल मछली को क्या है, गुजरात सरकार ने राज्य मछली का दर्जा दिया है। तो ये है कि गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है, तो घोल मछली को। अगला देख लेते हैं कि किस राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत यूनाइटेड नेशन जो WTO विश्व पर्यटन संगठन है उसका लिस्ट, ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में अपने आप को दर्ज कराया है, ठीक है। किस मामले में, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के मामले में। तो ध्यान में रखेंगे जहां बात आएगी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की, वहां पर आ जाएगा केरला, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण, तो ये सिद्दीपेट तेलंगाना में। ये नॉट ओनली इंडिया, ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है सिद्दीपेट तेलंगाना में। भगवान राम से रिलेटेड ये मंदिर है, देखिएगा इसको। अब देखते हैं अगला, साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो साथी जो है वो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ IIT कानपुर। साथी का फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को हेल्प करने के लिए ये साथी पोर्टल शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर की पहल है। अब देख लेते हैं अगला, हमने ये डिस्कस किया था अग्नि के बारे में, जो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य करके मैंने बताया था। तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव यानी कि अग्नि, इसका फुल फॉर्म था आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य, ठीक। तो इसका आप कहाँ पर, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य में क्या था कि आयुर्वेद से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या प्रोग्रेस हो सकती है, इसके लिए ये पूरा अग्नि मिशन, अग्नि इनिशिएटिव लाया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अग्नि का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं अगला कि किस शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो खूंटी झारखंड में चालू किया गया, कब, 15 नवंबर। 15 नवंबर की डेट मैंने पहले क्लास में बताई थी कि जो बिरसा मुंडा जो है, भगवान बिरसा मुंडा है, धरती आबा है, उनकी जन्म जयंती है और इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी दिन जो मोदी जी ने खूंटी झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड अभियान है कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ये अभियान कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। तो हर बच्चे के लिए हर अभियान जो अभियान है वो यूपी का है, याद रखिएगा।
अगला देखते हैं कि सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन, ये क्या है? सिटीज़ का फुल फॉर्म है। सिटीज़ 2.0 लॉन्च कहाँ से किया गया है? नई दिल्ली से। याद रखेंगे क्या है ये? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये सिटीज़ 2.0 लॉन्च किया गया। ठीक है, तो अपशिष्ट प्रबंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था कहाँ पर? नई दिल्ली। क्या है? सिटीज़ 2.0। उत्तर प्रदेश का अगला टॉपिक है, अगला लाइन है कि उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का। देखिए अगर आपने प्रीवियस ईयर को देखा होगा तो कहाँ पर वेजिटेबल संस्थान है, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा है, कहाँ पर पशु संरक्षण के लिए केंद्र है, ये सारी चीज़ें पूछी गई है। तो अभी रीसेंट अपडेट क्या है कि यूपी के इटावा में भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। कब की गई है? 2 नवंबर को। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इटावा में भेड़ बकरी पालन, यूपी, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अगला, एक और है यूपी से रिलेटेड ही है कि किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन, ये जब मैं करंट पढ़ा रही थी उस टाइम मैंने ये कन्या पूजन शक्ति वंदन के बारे में आपसे लोगों से चर्चा की थी। तो वहाँ पर 9 कन्याओं का कुछ पूजन किया गया था। किस जिले में किया गया था? तो गोंडा जिले में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, यूपी का गोंडा जिला कहाँ है? कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन। तो कार्यक्रम का नाम भी याद रखिएगा, शक्ति वंदन कन्या पूजन कार्यक्रम था। कहाँ पर? यूपी के गोंडा जिले में। आगे देखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने चित्तौड़गढ़ राजस्थान में एक ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया। अब मोदी जी ने दौरा किया तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन सा मंदिर है वो? सावरिया सेठ मंदिर। तो चित्तौड़गढ़ में है सावरिया सेठ मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला थाना, महिला थाना कौन सा बना है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है। आईएसओ इंटरनेशनल लेवल पे जिला जो पुलिस थाना है वहाँ पर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैदियों की, महिला कैदियों के अच्छे विकास के लिए, अच्छी चीज़ जो सुविधाएं देने के लिए ये भोपाल का जो मध्य प्रदेश भोपाल का जो महिला थाना है उसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है आईएसओ के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं कि देश की पहली रैपिड रेल, देखिए हमने चर्चा की थी, जो साहिबाबाद से दुहाई के लिए चल रही थी 17 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ गाजियाबाद कॉरिडोर पे रैपिड रेल सेवा, उसका नाम क्या था? तो नमो भारत उसका नाम था। ठीक, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2, तो चक्र 2 जो है वो सीबीआई का ये अभियान है। ठीक है, किसके लिए? तो संगठित साइबर क्राइम, जो आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऑनलाइन हैकिंग, फ़ोन हैकिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको ध्यान में रख के सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 चलाया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला, सामऊ शहीद स्मारक पुस्तकालय कहाँ पर बना है? तो ये बना है गांधीनगर गुजरात में। इसको इनॉग्रेट किसने किया है? तो अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है। सामऊ शहीद स्मारक, गांधीनगर गुजरात। ये स्मारक किससे संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति आपके यूपी में जीएस के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति। और इससे रिलेटेड एक संग्रहालय पुस्तकालय बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? सामऊ शहीद संग्रहालय, कहाँ? गांधीनगर गुजरात में, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं कि ये हमने चर्चा की थी कि मोदी जी ने युवा विकास के लिए मेरा युवा भारत करके एक मंच को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा कि कौन सा नया सरकारी मंच? मेरा युवा भारत। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसको भी हमने डिस्कस किया था कि जलीय जीव किसे घोषित किया है? तो गांगेय डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। क्या? डॉल्फिन डे। तो याद रखिएगा कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी इसको राज्य जलीय पशु का दर्जा दिया है डॉल्फिन को। ठीक है, और साथ के साथ ये भी बताया था कि 2009-10 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गंगा नदी डॉल्फिन को अपना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। फिर पंजाब ने भूलन, जो सिंधु नदी की भूलन डॉल्फिन है, उसको अपना राज्य जीव जलीय जीव घोषित किया था। तो इस तरीके से 1-2 और भी चीज़ें थी। तो आप जाकर के उस टॉपिक को वीडियो से, फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी जो राष्ट्रीय परिदृश्य, तो वहाँ से आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक, अब अगला देखते हैं कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तो तमिलनाडु का तट मंदिर जो हुआ है वो पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। ठीक, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी क्लाइमेट से रिलेटेड और पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है, कोई भी डेवलपमेंट होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तट मंदिर तमिलनाडु पहला हरित ऊर्जा पुरा स्थल बना है। ठीक,
देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण बनाया, तो कहाँ पर बना है भाई? सबसे पहला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार ने सबसे पहले जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण जारी किया था, और अब राजस्थान ने दूसरा ऐसा राज्य राजस्थान बन गया है जिसने जाति जनगणना सर्वेक्षण लागू किया है, या फिर घोषणा की है कि वो ऐसा करने जा रहा है। ठीक, अगला देखते हैं कि देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य मैंने बता दिया, बिहार। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना। पंप भंडार परियोजना कहाँ पर? नीमच मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना लागू की गई है, एमपी का नीमच। इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट की इसकी क्षमता है। ठीक, अगला क्या है? अगला आपका लाइन है, अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में कौन रहा? तो सिक्किम में बहुत ज़्यादा अभी बाढ़ आया था अक्टूबर में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था बाढ़ की वजह से। तो ध्यान रखिएगा कि बाढ़ के कारण खबरों में दक्षिण लोहनक झील है ना, तो ये झील वगैरह से पूछा जाता है। दक्षिण लोहनक जो झील है ये कहाँ का है? तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको मैच द फॉलोइंग में कहीं पर आ सकता है। ये सिक्किम का है, और ये किस लिए फेमस था? तो बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा क्षति के लिए ये चर्चा में आया था। तो क्या है? लोहनक झील, सिक्किम। अगला देखते हैं, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये सारे काम कौन करेंगे? राष्ट्र को समर्पित करना है तो मोदी जी करेंगे। तो विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन है वो मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया। ठीक है, कहाँ पर, कौन कौन से राज्यों में? तो एमपी और उत्तर प्रदेश। तो विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहाँ की परियोजना है? एमपी और यूपी की परियोजना है। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा दिया गया है? तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई यूपी कोई अच्छा काम करे तो प्रश्न ना बनाए, थोड़ा मुश्किल बात लगती है ना। तो 100% ODF फ्री हो गया है यूपी, 100% ओपन डेफिक जो फ्री है, ODF फ्री ये हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि नीलगिरी, पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? तो पहले डेट इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर डॉल्फिन और 7 अक्टूबर को नीलगिरी, नया डेट आपको मिल गया। ठीक है, नीलगिरी तहर कहाँ का राज्य पशु है? तमिलनाडु का ये राज्य पशु है, और इसको क्या है, पहली बार उसको संरक्षण करने के लिए नीलगिरी तहर दिवस मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है। कब? 7 अक्टूबर। अब देख लेते हैं कि पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो हमने उस कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि नए संसद भवन में अब काम शुरू हो गया है। तो पुराना संसद भवन है वो कहाँ जाएगा भाई? उसको नाम दे दिया गया है संविधान सदन का। अब वो बेसिकली एक एग्जीबिशन सेंटर हो जाएगा, जहाँ पर आप जाएंगे और आप वहाँ पर विजिट कर सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पुराना संविधान सदन का नाम है संसद भवन का नाम है संविधान सदन। ठीक, हमने ये कल ही टॉपिक डिस्कस किया है कि स्टैचू ऑफ वननेस, आदि शंकराचार्य का स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ पर? ओमकारेश्वर में, मंधाता पर्वत में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने इसको इनोग्रेट किया था। लगभग 108 फीट की ऊंचाई पर ये बना हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप जा करके वीडियो से रिवाइज करिएगा। ठीक, अगला, इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? अच्छा, कौन सा विधेयक भाई? महिला आरक्षण विधेयक। तो महिला आरक्षण विधेयक हमने बात की थी कि 33% लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लाया गया था। इसको देखिए, मैंने बोला था डेट इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में ये 20 सितंबर को आया है और राज्यसभा में ये 21 सितंबर को आया है। तो कब ये पारित हुआ है ये आप ध्यान में रखिएगा, लोकसभा से 20 सितंबर को और राज्यसभा से 21 सितंबर को। ठीक है, और कौन सा संविधान विधेयक था ये? तो विधेयक मैंने बताया था कि बिल हमेशा ज़्यादा होता है ना, विधेयक, संशोधन विधेयक। तो बिल कौन सा था ये? 128, 128वां ये बिल था, विधेयक था। और एक्ट कौन सा था? तो 106वां संविधान संशोधन है ना, 106 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है आपका। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो हमने कल चर्चा की थी कि विश्वकर्मा योजना, जो छोटे लेवल पे अनौपचारिक संगठन है, अनौपचारिक क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हैं, बढ़ई है, लोहार हैं, उनके लिए विश्वकर्मा योजना लाई गई थी। ठीक, अगला देखते हैं कि विश्व की किस सबसे बड़ी माइक सुविधाओं से लेस एक परिसर का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर?
मैंने बताया था यशोभूमि, कहाँ, भारत मंडपम यशोभूमि, वहाँ पर एक बहुत बड़ा परिसर बनाया गया है जहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स होंगी, कन्वेंशंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, यशोभूमि नाम से, भारत मंडपम प्रगति मैदान वाला क्षेत्र, नई दिल्ली। ठीक है, इस माइक का फुल फॉर्म क्या है, तो मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला जो न्यूज़ है वो क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है। तो एथिलीन क्रैकर, ये बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में एथिलीन क्रैकर की आधारशिला मोदी जी ने रखी है। बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश, एथिलीन क्रैकर। ठीक, आगे, किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड राज्य जो है वो पहली सेवा क्षेत्र 3 क्षेत्र हमारे यहाँ होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जो ये सेवा क्षेत्र है वो आता है आपके टर्शियरी में। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में आता है इकोनॉमिकली, पहले में आता है आपका कृषि जहाँ पर रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। दूसरा क्षेत्र जो होता है, द्वितीय क्षेत्र, वो आता है उद्योग का जहाँ पर प्रसंस्करण होता है ना, प्रोसेसिंग होती है। और थर्ड जो होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। तो पहला राज्य ऐसा उत्तराखंड बना है जो सेवा क्षेत्र नीति को लॉन्च कर रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों की परियोजना के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट नमन। तो प्रोजेक्ट नमन जो है वो भारतीय सैनिकों के लिए इसको लॉन्च किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं, अगला देख लेते हैं कि मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। तो ये अब 25 से 26, उज्ज्वला योजना सबको पता है कि ये एलपीजी के लिए है, एलपीजी कनेक्शंस के लिए ये उज्ज्वला योजना आई थी। क्या है इसमें कि महिलाओं के जो है धुआं वगैरह से बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब होती थी, तो उसके लिए मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लाई है। जो सब्सिडाइज जो एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं तो उसको अब विस्तारित करके 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, अगला देख लेते हैं कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ये हमने चर्चा की थी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से ज़्यादा आबादी में टॉप 3 कौन है, तो इंदौर, आगरा और थाने महाराष्ट्र का, और इंदौर और आगरा ये जो है वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में टॉप 3 है 10 लाख से ज़्यादा आबादी में। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया है। तो उधमपुर रेलवे जम्मू कश्मीर का नाम बदल के शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम पे रख दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर का उधमपुर जो स्टेशन है अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे जाना जाएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपी के लिए है, क्या है कि किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की जा रही है। तो यूपी की बात आएगी तो अयोध्या की बात आएगी, अयोध्या की बात आएगी तो सरयू नदी की बात आएगी। तो यूपी, अयोध्या, सरयू नदी पर ये जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। ठीक, अगला देख लेते हैं कि यूपी का ही है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया गया है। ग्लास स्काई वॉक ये बनाया गया है चित्रकूट में, जाइए घूम के आइए यूपी में ग्लास स्काई वॉक कहाँ, चित्रकूट। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है आयुष्मान भवा अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया है। तो ये किया गया है गांधीनगर, गुजरात से।